गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज प्रिंस कुमार। अभी आप लोग देख रहे हैं स्टडी सेंटर 247। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज हम वास्तविक संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं। वास्तविक संख्या में पिछले क्लास हम 3 क्लास ले चुके हैं। उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया था। आज हम 1.2 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्या में फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो प्रॉब्लम था एक्सरसाइज 1.1 में, ये क्लियर करवा चुका हूं। आज 1.2 का सॉल्व करवाना है। 1.2 में अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके अंतर्गत प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसके अंतर्गत से प्रॉब्लम दिया गया है। देखिए, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है क्या? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। देखिए, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो होता है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त होता है। प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त होता है। और उसके बाद लिखा गया है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अगर इस क्रम में नहीं होता है तो यह अद्वितीय हो जाता है। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए तो आप देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 140 यानी कि 140। इसको कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर। देखिए 140 इसका हो गया आपको 2 into 2 into 5 into 7। देखिए, ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया है। अगर इसको हम घात के रूप में व्यक्त करते हैं तो 2 to the power 2 into 5 into 7, ये हो जाएगा घात के रूप में। तो हमें निकालना था 140 का अभाज्य गुणनखंड। देख लिया, एक का क्वेश्चन हम एक बता दिए हैं। इसी तरह से 1 2 3 4 इसी तरह से है सब, उसको निकाल लेना है 1 का। अब हम लोग चलिए एक्सरसाइज 1.2 के दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसको मिटाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, मौसो और लौसो ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए। देखिए, इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है और इसमें जांच भी करना है जो सही है कि नहीं। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। देखिए, इसमें चलते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड हम लेते हैं 13, 91 का लेते हैं 26, 2 into 13, 91, 7 into 13। देखिए, इसमें से दोनों जिसमें कॉमन आ जाता है उसको एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ मेरा हो गया 13। एलसीएम हो जाता है, ये दोनों कॉमन हुआ, एक तो ये हो गया, 2 में से 1 ले लिए। अब ये 2 लिख देते हैं और 7, ये हो गया एलसीएम। वन एटी टू मेरा हो गया एलसीएम। अब देखिए, इसको क्या करते हैं हम लोग, जांच करते हैं। आगे बोला गया है जो इसको जांच भी कीजिए।
तो चलिए अब हम लोग जांच करते हैं। जांच क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब दो संख्या देखिए क्या दिया हुआ है, वन है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। टू 2366, ये भी आ जाएगा 2366। देखिए तो ये मेरा क्या हो गया, जांच में सही आ गया। तो ये क्वेश्चन का एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया और जांच भी हो गया। तो 2 नंबर का फर्स्ट प्रॉब्लम इसी पे है। अब आप लोग इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको आप लोग को सॉल्व कर लेना है। चलिए इसके बाद हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसमें कहा गया है दो पूर्णांक दिया गया है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ याद करने के लिए कह रहा है। ये सब बहुत आसान प्रॉब्लम है, इस सबको बनाने के लिए आपको टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ निकालना ये आसान प्रॉब्लम है, अभाज्य गुणनखंड विधि के तहत इस सब को निकाल सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 12, 15 और 21। इसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। चलिए निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि के 12 का हो गया मेरा, देखिए इसमें एचसीएफ मेरा हो गया, जो तीनों में कॉमन हो वो एचसीएफ कहलाता है। 3 एलसीएम हो गया, जो तीनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो बाकी हो गया अब सबको लिख लेंगे। 2 इंटू 2, 5 इंटू 7। एलसीएम हो गया मेरा 420, एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। तो आप लोगों ने देख लिया एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगले नोटिफिकेशन के लिए आपको लेट नहीं लगे। नेक्स्ट वीडियो भी हम डालेंगे और उसमें 1.2 के बाद 1.3 को सॉल्व करेंगे। 1.2 में आज क्वेश्चन नंबर 3 हम बता दिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 306 और 657, इसका आपको एचसीएफ दे दिया गया है कितना, 9। इसमें हमको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, एलसीएम। एलसीएम नहीं दिया गया है, इसमें एचसीएफ दे दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं सूत्रों के माध्यम से। तो एलसीएम क्या हो जाता है, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा एचसीएफ। देखिए दो संख्याओं क्या है, 306 इंटू 657 बाई एचसीएफ 9, और इसको 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर देना है। इतना आ रहा है, ठीक है। 22,338 मेरा आंसर आया। तो इसमें कुछ नहीं था, बस एचसीएफ दिया हुआ था और एलसीएम ज्ञात करना था। चलिए ये भी हमने ज्ञात कर लिया। आप लोगों को एक भी समस्या नहीं होगी, आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें कह रहा है अगर
n कभी 0 पर समाप्त होगी कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं, माना कि 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जहां n को हम 6 टू द पावर n में n को हम नेचुरल नंबर मानते हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हम इस हिसाब से मानते चलते हैं। अब आप लोग देखिए 6 टू द पावर n अंक में अगर n को 0 पर समाप्त होने के लिए इसका एक अभाज्य गुणनखंड में 5 भी आना चाहिए। 2 और 5 का आना निश्चित है। अब देखिए 6 टू द पावर n 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, अतः हम मान लें तो अर्थात 5 6 टू द पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। लेकिन 6 टू द पावर n के केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। कौन कौन होते हैं? 2 और 3। 6 टू द पावर n के देखिए 6 का 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड होता है, लेकिन इसको 5 भी आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रहा है। 2 इंटू 3 6 आता है, इसलिए हम जो माने हैं 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं हो सकती है। देखिए अगर आप लोग इसको क्वेश्चन को नहीं समझे हैं तो देखिए हम कैसे बताए थे और कैसे बता रहे हैं। अगर 6 टू द पावर के n में देखिए 6 के पावर में नेचुरल नंबर में 1 लेते हैं तो ये 6 होता है। देखिए कभी भी ये 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। 6 टू द पावर 2 में 36 होता है। देखिए इसमें 0 पे समाप्त होने 6 टू द पावर 3 ये कितना हो जाएगा? 216 होता है। देखिए 0 पे समाप्त नहीं होता है, इसलिए हम कह रहे हैं जो 6 को इसका फैक्टर निकालेंगे तो 6 का फैक्टर कितना हो जाता है? 6 का फैक्टर 2 इंटू 3। देखिए ये जब ये फुलफिल 5 को नहीं करेगा तो कभी भी 6 टू द पावर n कभी भी 6 टू द पावर n 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जो नेक्स्ट वीडियो आने में आप लोग को दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है? तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आया, तो यह सभी जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। यहाँ 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 में सभी अभाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा। अब नेक्स्ट को देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें देखते हैं यह कैसे भाज्य संख्या है। देखिए इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें 5 कॉमन लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन ले लिए। 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। देखिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 1008 आएगा और 1 5 इंटू 1009 आया। तो ये भी देखिए ये दोनों अभाज्य संख्या है। ये दोनों जब अभाज्य संख्याएं हैं तो इसलिए यह भी भाज्य संख्या कहलाए। इसी तरह से हम लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का प्रॉब्लम A to Z सॉल्व कर लिया है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 होगा, उससे पहले हम कहना चाहते हैं, जो अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो अगले वीडियो के लिए मिस मत कीजिए। अभी आप लोग देख रहे थे स्टडी सेंटर 247। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।